गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अवनीश सिंह तोमर और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री और भाग फर्स्ट का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था। और हम इस चैनल पर बिल्कुल इस तरह से पढ़ने वाले हैं भाई, जिस तरह से आपका कॉलेज में या फिर ट्यूशंस में पढ़ाया जाता है। हर एक हेडिंग मैं बोलूंगा और एक्सप्लेन करूंगा, जो भी टफ शब्द होंगे मैं बोर्ड पर लिख दिया करूंगा और चीजों को समझा दिया करूंगा। आप बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से नोट्स बनाएं और यही नोट्स आपके स्कूल और ट्यूशंस के हो सकते हैं भाई, अगर आप चीजों को समझते हुए चलेंगे। तो देखो इस चैप्टर की ओर हम बढ़ते हैं भाई। उससे पहले आपका जो भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना भाई, कि अगर स्लो में पढ़ा रहा हूं तो तेज करूंगा और तेज पढ़ा रहा हूं तो स्लो करूंगा। और आप लिखते हुए और नोट्स बनाते हुए जरूर चलें और अपने सभी मित्रों को इस क्लास के बारे में जरूर बताएं। हम बहुत अच्छी तरह से सारा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं और बाद में जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन बैंक और उसके बाद में हम करेंगे अनसोल्ड पेपर। देखते हैं देखो सॉलिड स्टेट के बारे में। तो हमने 11th क्लास में पढ़ रखा है भाई पदार्थ के बारे में। हमने किसके बारे में पढ़ रखा है? पदार्थ के बारे में। और पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। तो उसी में से एक हमें पढ़नी है ठोस अवस्था। तो देखो डायरेक्ट पीछे की चीजों को ना स्टार्ट करते हुए ठोस अवस्था को ही स्टार्ट करते हैं। वो सारी चीजें आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ठोस अवस्था होती क्या है भाई? ठोस अवस्था होती क्या है आप हेडिंग के रूप में लिखें, और आपकी एनसीईआरटी की किताब में जो कुछ भी लिखा हुआ है क्वेश्चन के रूप में, वो सारे क्वेश्चन भी मैं आपको बोर्ड पर लिखकर कराऊंगा भाई। तो ठोस अवस्था होती क्या है वास्तव में? तो आप लिखें ठोस अवस्था यानी कि पदार्थ या द्रव्य, पदार्थ या द्रव्य की वह अवस्था, की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन, जिसमें उसका आयतन और आकार, आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं। आयतन और आकार दोनों क्या होते हैं भाई? निश्चित। उस अवस्था को क्या कहा जाता है? ठोस अवस्था कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है भाई। इसके बाद देखो हमें मुख्य रूप से इसके पढ़ने हैं। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। एग्जाम्पल में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मार्कर लिख सकते हैं, बोर्ड लिख सकते हैं भाई। आपके पास जो पेंसिल है, बैग है, ईंट पत्थर और हम जो मानव हैं वो सब ठोसों के अंतर्गत ही आते हैं। क्लियर है? तो इसके कुछ विशेष गुणधर्म होते हैं। देखो आप लिख सकते हैं, जैसे पेन लिख सकते हैं भाई, कॉपी लिख सकते हैं, आप मकान लिख सकते हैं, आप जीव लिख सकते हैं, आप वनस्पति लिख सकते हैं। सही है? तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? आपके ठोसों के अंतर्गत आते हैं। और इनके कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं, वो हमें जरूर पढ़ने हैं। उसी के बाद हमें पता चलेगा कि सॉलिड वास्तव में होता क्या है भाई। सही है? मैं बताता हुआ और समझाता हुआ सारी चीजें चलता हूं। देखो आप हेडिंग लिख सकते हैं ठोसों के, ठोसों के प्रमुख लक्षण, प्रमुख लक्षण क्या होते हैं भाई। क्लियर है? सबसे पहला देखेंगे, देखो आप ये बात अच्छी तरह से जानते होंगे, मैं समझा देता हूं। देखो फिर इस बिंदु पर आते हैं हम। क्लियर है भाई? देखेंगे देखो, जैसे कोई भी ठोस या कोई भी पदार्थ हो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? छोटे छोटे कणों से। और ये जो छोटे छोटे कण हैं इन्हें अब से हम अवयव बोला करेंगे। किस नाम से पुकारा करेंगे भाई? अवयव कण। तो याद रहेगा भाई, ठोस जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है उन्हें हम क्या कहा करेंगे? अवयव कहा करेंगे। और ये जो अवयव कण हैं या तो परमाणु हुआ करेंगे या फिर अणु हुआ करेंगे, नहीं तो फिर आयन। 3 प्रकार के हो सकते हैं, या तो परमाणु या फिर अणु या फिर आयन। ये इस तरह की चीजों मैं आपको समझाया करूं, वो साइड से कहीं लिख लिया करना नोट्स में। क्लियर है? नोट्स व्यवस्थित तरीके से चलेंगे, पॉइंट पर अभी आएंगे, चीजों को समझ लें भाई। तो आप इतना समझ गए, ठोस अवस्था में पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और इन कणों को अवयव कण कहते हैं। ये मुख्य रूप से या तो परमाणु होंगे या अणु या फिर आयन होंगे। और देखेंगे ये जो ठोस कण हैं इनके अवयव कणों के बीच में थोड़ा थोड़ा स्थान दिखाई दे रहा है। सही है? ये जो रिक्त स्थान है इसे अंतराण्विक, इसे अंतराण्विक स्थान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं भाई?
हम अंतराण्विक स्थान के नाम से जानते हैं। तो याद रखना, इंग्लिश में बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। सही है भाई। तो याद रखना किस नाम से जानते हैं, अंतराण्विक स्थान। तो अब आते हैं हम ठोस अवस्था के प्रमुख लक्षण पर। तो पहला पॉइंट है कि ठोस अवस्था में उसके घटक कण, ठोस अवस्था में उसके घटक या अवयव कण के मध्य रिक्त स्थान और इसके ब्रैकेट में लिखो अंतराण्विक स्थान न्यूनतम होता है। कैसा होता है भाई, न्यूनतम होता है। कहने का मतलब है जो पदार्थ की और दोनों अवस्था हैं, द्रव और गैस, उनसे सबसे कम होता है इसका। क्लियर है। अगला लिखेंगे, देखो जो ठोस हैं उनके अवयव कणों के मध्य जो अंतराण्विक बल है वह सर्वाधिक होता है। अंतराण्विक बल कैसा होता है भाई, सर्वाधिक। अब ये अंतराण्विक बल क्या होता है, देखो ये मार्कर एक ठोस है और इसके भी छोटे छोटे कण होंगे। तो ये जो छोटे छोटे कण हैं जिस बल के कारण जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से रुके हुए हैं, ठोस आपको दिखाई दे रहे हैं, उस बल को ही हम क्या कहते हैं, अंतराण्विक बल कहते हैं। और ठोसों के मध्य या ठोसों के अवयव कणों के मध्य अंतराण्विक बल क्या होता है, सर्वाधिक होता है। इसके बाद लिखेंगे यह एक प्रकार का आकर्षण बल है। यह एक प्रकार का आकर्षण बल है। क्लियर है भाई, दो बिंदु हो गए। अगला देखेंगे, देखो ठोसों का घनत्व, पूरी बात लिखा करना जितनी मैं बोल रहा हूं। जो आपके शब्द हैं बड़े बड़े वही लिखूंगा मैं बोर्ड पर, लेकिन पूरी बात ध्यान से सुने। जो आपके ठोस होते हैं उनका घनत्व सर्वाधिक होता है। घनत्व कैसा होता है उनका, सर्वाधिक। क्लियर है भाई। अगला देखेंगे, घनत्व आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा, एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान। एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान इनका सबसे ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि इनके कणों के मध्य क्या होता है, रिक्त स्थान सबसे कम। और जब रिक्त स्थान कम होगा तो कण एक दूसरे से ज्यादा चिपके हुए होंगे या नहीं, तो इसीलिए इनका घनत्व क्या होता है, सर्वाधिक। और इनकी जो संपीड्यता होती है वो न्यूनतम होती है। कैसी होती है, न्यूनतम। संपीड्यता क्या होती है, देखो आप ध्यान से समझे बहुत। जैसे आपने देखा होगा जो हवा भरने वाला पंप होता है भाई, उसे नीचे को दबा सकते हैं, तो गैस जो होती है उसे ऊपर से नीचे की ओर दबाया जा सकता है। जैसे गुब्बारे में आपने हवा भरी है तो गुब्बारे को ऐसे दबा सकते हैं या नहीं, दबा सकते हैं, यानी कि उसे वो संपीड्य होती है, दबा सकते हैं। लेकिन आप लोहे का एक टुकड़ा लो, क्या उसे दबा सकते हो, नहीं दब सकता आपसे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ठोसों को दबाया नहीं जा सकता, अर्थात उनमें संपीड्यता न्यूनतम होती है। इतना क्लियर है। अगला बिंदु लिखेंगे इसका, देखो अगला मैं यहां पर बता देता हूं। अगले बिंदु में आपको लिखना है इनमें बहने का गुण न्यूनतम नहीं होता है। क्लियर है भाई। इनमें बहने का गुण आप देख सकते हैं, कोई ठोस बह सकता है, अरे जल बह सकता है, गैस बह सकती है, लेकिन ठोस कभी भी नहीं बह सकता। अगला देखेंगे, देखो ये जो पदार्थ होते हैं, ठोस पदार्थ, और इनके जो अवयव कण होते हैं, ऊष्मा देने पर इनका प्रसार न्यूनतम होता है। कहने का मतलब है जैसे आपने लोहे का एक तार लिया, उसे भट्टी में रखा, या जैसे आपका तवा होता है, खाना बनाते हैं भाई तवा पर या कढ़ाई पर, क्या गर्म करने पर वो फैल जाती हैं, नहीं। प्रसार का मतलब है फैलना। तो आपको याद रखना है जो ठोस होते हैं उनमें प्रसार बहुत कम होता है या फिर न्यूनतम। यही लाइन लिखेंगे, ठोसों में प्रसार कैसा होता है, न्यूनतम। तो यही कुछ प्रमुख बिंदु हैं जो हमें याद रखने हैं। क्लियर है भाई। और ये हमने किसके बारे में पढ़ा है, ठोस अवस्था। किसके बारे में पढ़ा है, ठोस अवस्था के बारे में। और अब हम पढ़ने वाले हैं ठोसों के बारे में। तो बिल्कुल सीधे तौर पर मैं आपको डेफिनेशन लिखाऊंगा कि ठोस क्या होता है। ये तो अवस्था पढ़ी हमने, फिर आगे को बढ़ते हैं भाई उसी में। तो आप हेडिंग लिख सकते हैं ठोस या सॉलिड। ठोस या सॉलिड क्या होता है। और देखो अपने सभी मित्रों को बता जरूर देना भाई इस चैनल के बारे में।
हम देखेंगे ठोस या फिर सॉलिड कह सकते हैं इसे आप, क्या होते हैं भाई। तो एक लाइन में लिख सकते हैं वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन, जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है, निश्चित होता है। वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है और इनके घटक कणों के मध्य, और जिनके घटक कणों के मध्य, जिनके घटक कण या अवयव कण कह सकते हैं, अवयव कणों के मध्य अंतराण्विक बल सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक होता है तथा जिन्हें गर्म करने पर, तथा जिन्हें गर्म करने पर उनमें प्रसार न्यूनतम होता है, उनमें प्रसार न्यूनतम होता है। कॉमा लगाकर लिखना, ठोस कहलाते हैं, ठोस कहलाते हैं। क्लियर है भाई। ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनके आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं और अंतराण्विक बल यानी कि उन्हें जोड़े रखने वाला बल जो है वो सर्वाधिक होता है, और जिन्हें गर्म करने पर उनमें क्या होता है, न्यूनतम प्रसार होता है। क्या कहलाते हैं, ठोस कहलाते हैं। इसके बाद देखो नए लाइन से एक हेडिंग लिखना है आपको, जो ठोस हैं उन्हें अवयव कणों की व्यवस्था के आधार पर, जो ठोस हैं ठोसों को अवयव कणों की व्यवस्था के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। पहले हैं देखो क्रिस्टलीय पदार्थ या क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय पदार्थ सही है भाई, और दूसरे हैं अक्रिस्टलीय पदार्थ या ठोस कह सकते हैं आप, अक्रिस्टलीय पदार्थ या फिर ठोस लिख सकते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं भाई, दो प्रकार के होते हैं, आप इसे याद रखना जरूर। तो देखते हैं, देखो तो क्रिस्टलीय पदार्थ या फिर क्रिस्टलीय ठोस क्या कहलाते हैं, देखेंगे। देखो क्रिस्टलीय ठोस उन ठोसों को कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस उन ठोसों को कहते हैं जिनके अवयव कण या अवयव घटक मुख्य रूप से एक निश्चित व्यवस्था में बने होते हैं, मुख्य रूप से एक निश्चित व्यवस्था में बने होते हैं और एक दूसरे से अधिकतम दूरी कवर करते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं भाई, उन्हीं को क्रिस्टलीय ठोस या पदार्थ कहते हैं। देखो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, आप लिखें, फिर बात करते हैं आगे की। लिखेंगे देखो, वे ठोस जिनके अवयव कण, वे ठोस जिनके अवयव कण एक निश्चित रूप में व्यवस्थित होते हैं और इस क्रम का या निश्चित क्रम लिख दो यहां पर, ये सही रहेगा भाई। एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं और इस क्रम की पुनरावृत्ति करने पर, पुनरावृत्ति का मतलब होता है रिपीटेशन का मतलब है बार बार दोहराना, और इस क्रम की पुनरावृत्ति करने पर उस ठोस का निर्माण होता है, उस ठोस का निर्माण होता है। उसी को क्या कहते हैं हम, क्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या कहलाते हैं, वे ठोस जिनके अवयव कण, जिनसे वो मिलकर बने होते हैं, अगर एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, अगर एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं और उस क्रम की पुनरावृत्ति करने पर उस ठोस का निर्माण होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्लियर है भाई। तो इसके बाद देखते हैं, देखो नई लाइन से लिखेंगे, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, नए पैराग्राफ से लिखेंगे, इसी में इनके अवयव
इनके अवयव कणों की दीर्घ परास व्यवस्था होती है। कैसी व्यवस्था होती है भाई? दीर्घ परास व्यवस्था होती है। दीर्घ परास व्यवस्था, ये शब्द अभी आप ऐसे ही लिखा छोड़ दें, सही है। आगे हम पढ़ेंगे, डिटेल से बात करेंगे इनकी व्यवस्था कैसी होती है। दीर्घ परास व्यवस्था होती है और एक निश्चित त्रिविम आकार या आकृति होती है। बस इतना ही लिखा रहने देना है और इसी एक लाइन में आप इसे क्लियर कर सकते हैं भाई, सही है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं भाई? क्रिस्टलीय ठोस उन्हें कहते हैं जिनके अवयव कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं और उस क्रम की पुनरावृत्ति यानी कि उसे बार बार दोहराने पर उस ठोस का निर्माण हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और इनके जो अवयव कण हैं उसकी क्या होती है? एक दीर्घ परास व्यवस्था। कैसी? देखो, ये बहुत लंबी दूरी तक जुड़े होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत लंबी दूरी तक। इसका मतलब क्या है? एक निश्चित क्रम। तो एक निश्चित क्रम फॉलो होगा कि किस प्रकार से कण व्यवस्थित है। ऐसा नहीं है उल्टे सीधे कहीं भी व्यवस्थित है भाई। ये हो गया अनियमित क्रम और ये हो गया बिल्कुल व्यवस्थित क्रम। तो इस क्रम में इसके कण व्यवस्थित होते हैं, आप ध्यान रखेंगे। अगला लिखेंगे अक्रिस्टलीय पदार्थ, इसे एमोरफस भी कहते हैं या अक्रिस्टलीय ठोस किस नाम से जानते हैं भाई? एमोरफस सॉलिड। तो याद रखेंगे एमोरफस सॉलिड या फिर अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? बिल्कुल इसका उल्टा लिखना है आपको। मैं बोल रहा हूं, देखो, वे ठोस जिनके अवयव कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं उन्हें अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और इनके अवयव कणों की लघु परास होती है। कैसी परास होती है? लघु का मतलब है छोटी। लघु परास होती है और इनकी कोई त्रिविम आकृति नहीं होती है। क्लियर है भाई? इनके एग्जाम्पल लिख लेंगे। देखो, क्रिस्टलीय ठोस में आप किस किस को लिख सकते हैं? एग्जाम्पल लिखो इनके। जैसे क्रिस्टलीय ठोस की अगर बात करें तो जो हीरा होता है, जो ग्रेफाइट होता है, सही है भाई, जो आपका सल्फर होता है, जो आपका फास्फोरस होता है, सही है, जो बर्फ होता है, और भी लिख देता हूं, देखो, जो बर्फ होता है, लोहा, सोना, चांदी, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल हैं ठोसों के। कौन से ठोस? क्रिस्टलीय ठोस। क्लियर है भाई? अगर अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो एक दो प्रमुख एग्जाम्पल हैं, आप लिख सकते हैं, जैसे रबर, जैसे प्लास्टिक, जैसे कांच भी कैसा ठोस है भाई? अक्रिस्टलीय। उसमें कण बिल्कुल भी व्यवस्थित नहीं होते हैं। अगला देखेंगे, देखो दूसरा, जैसे रबर हो गया, जैसे पनीर, सही है, सॉरी मक्खन लिखो, मक्खन। तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं? अक्रिस्टलीय ठोस हैं। सही है भाई? इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब इसके बाद देखो, हमें क्रिस्टलीय ठोस पढ़ने हैं। आप नई लाइन से नोट करके लिखें, जो वास्तविक ठोस होते हैं वह अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्रिस्टलीय ठोसों को ही वास्तविक ठोस कहा जाता है। क्रिस्टलीय ठोसों को ही वास्तविक ठोस कहा जाता है। और नई लाइन से हेडिंग लिखेंगे, नई लाइन से हेडिंग लिखो, क्रिस्टलीय ठोसों को उनके अवयव कणों के मध्य लगने वाले बलों के आधार पर, उनके अवयव कणों के मध्य लगने वाले बलों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है भाई? 4 भागों में बांटा गया है। और मोस्ट इंपोर्टेंट है,
पूछा जाता है भाई यहां से, तो आप लिखेंगे देखो एक एक करके कितने भाग पढ़ने वाले हैं हम क्रिस्टलीय ठोसों के, 4 भाग पढ़ने वाले हैं भाई, और एक एक करके लिखें। सबसे पहले ठोस होते हैं, जो सबसे पहले ठोस हैं उन्हें कहते हैं आयनिक ठोस। किस नाम से जानते हैं भाई? आयनिक ठोस। क्लियर है? तो देखेंगे देखो आयनिक ठोस क्या होते हैं। जैसे नमक, नमक एक आयनिक ठोस है। क्यों? क्योंकि विपरीत आवेशित आयनों से मिलकर बना है। आप लिखें बेठोस, बेठोस जो विपरीत आवेशित आयनों से, विपरीत आवेशित आयनों से मिलकर बने होते हैं, विपरीत आवेशित आयनों से मिलकर बने होते हैं, क्या कहलाते हैं? आयनिक ठोस कहलाते हैं। और इनके मध्य अत्यधिक मजबूत या फिर प्रबल, और इनके मध्य प्रबल आयनिक बंध होता है। इनके मध्य प्रबल आयनिक बंध होता है, और इनके गलनांक और क्वथनांक ऊंचे होते हैं। कैसे होते हैं भाई? गलनांक और क्वथनांक ऊंचे होते हैं। ध्यान रखेंगे देखो इसे, गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं? बहुत ही ऊंचे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे नमक को ले सकते हैं आप। किसे ले सकते हैं भाई? नमक को ले सकते हैं। जैसे आप ले सकते हैं जिंक सल्फाइड, इसे बोलेंगे जिंक सल्फाइड। क्लियर है भाई? जिंक सल्फाइड के बाद होता है कैल्शियम फ्लोराइड, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, यह है कैल्शियम फ्लोराइड, यह है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर है? तो बिल्कुल सीधे तौर पर देखो आप डायग्राम भी बना सकते हैं। जैसे NaCl की स्ट्रक्चर बता रहा हूं मैं, जो मुख्य रूप से, थोड़ा सा बड़ा करके बनाता हूं, देखो इधर बना रहा हूं, जो मुख्य रूप से इस प्रकार से, मान लो ये माइनस वाले कण हैं भाई, ये माइनस वाले कण हैं, और एक सीरीज और बनाओ देखो इनकी, सही है? और इसके बीच में छोटे छोटे ये प्लस के कण हैं, इसके बीच में ये छोटे छोटे प्लस के कण हैं। तो इस प्रकार के अगर कोई भी ठोस हैं जिनमें विपरीत आवेशित आयन हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे हम? आयनिक ठोस। और आयनिक ठोसों के मध्य जो बंध होते हैं वो आयनिक बंध होते हैं। मैंने आपको अब आपने पढ़ा होगा भाई 11वीं क्लास में कि आयनिक बंध से जो यौगिक निर्मित होते हैं, आयनिक यौगिक, यानी कि आयनिक यौगिकों के मध्य कौन सा बंध होता है? आयनिक बंध होता है। आपको याद रखना है। और इन यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक बहुत ऊंचे होते हैं। जैसे नमक को क्या आप पिघला सकते हैं गर्म करके? नहीं पिघला सकते, यानी कि गलनांक कैसा है? बहुत ऊंचा। जैसे नमक को ही लें, नमक किन किन कणों से मिलकर बना है? Na+, देखो प्लस का है ये, NaCl-। तो दो विपरीत आवेशित आयन है या नहीं? क्लियर है भाई? तो इस वाले वीडियो में हम इतना ही पढ़ रहे हैं, नहीं तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी। अगली वीडियो में पूरी डिटेल पढ़ेंगे बाकी के जो बचे हुए हैं। सही है? और अपने हर एक मित्र को जरूर बताएं इस वीडियो के बारे में, और बिल्कुल आप नोट्स बनाते हुए चलें। थैंक यू।